तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम करवाने वाले हैं 2025 के बोर्ड के एग्जाम से बहुत ताल्लुकात रखता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन आपके जो है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से कुछ और क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो शुरुआत करते हैं इसको। यहाँ क्वेश्चन है कि H3PO3 एक डायोप्रोटिक अम्ल है क्यों। देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपको बिहार बोर्ड के 2014 में जो है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, है ना। ये आने की संभावनाएं हैं। यहाँ है कि H3PO3 एक डायोप्रोटिक अम्ल है। यहाँ डायोप्रोटिक अम्ल का मतलब यहाँ पे आपको ये भी कह सकता है द्विभाषमिक अम्ल है क्यों। ठीक है ना, डायोप्रोटिक जगह पे कह सकता है आपको द्विभाषमिक अम्ल है क्यों। ठीक है ना, तो यहाँ करना है बाबू कि H3PO3 केवल दो विस्थापित योग्य हाइड्रोजन रखता है, इसलिए डायोप्रोटिक अम्ल है, अर्थात कह सकते हैं कि ये द्विभाषमिक अम्ल है। यह इसके संरचना से स्पष्ट होता है। तो चलिए पहले संरचना इसका कर लेते हैं। ठीक ना, तो संरचना इसका हो जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे P जो है आपका कितना है बाबू, P 1 है और हाइड्रोजन जो है आपको 3 दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास P दिया हुआ है और यहाँ पे हम हाइड्रोजन जो है कि एक यहाँ हो जाएगा, एक आपका यहाँ हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपका 3 को दिया है। तो देखिए, जब भी हम ऑक्सीजन को लिखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन को डाल देते हैं, है ना। तो एक हाइड्रोजन के साथ हम यहाँ पे O लगा देते हैं एक, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं O। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 OH का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, 2 OH का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि H3PO3 केवल 2 विस्थापित योग्य हाइड्रोजन रखता है। यानी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो विस्थापित हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, तो 2 ही ऑक्सीजन, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इसके साथ विस्थापित हो गया हाइड्रोजन के साथ, इसलिए यह डायोप्रोटिक अम्ल है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है ना, और यहाँ कह रहा है आपको कि यह इसके संरचना से स्पष्ट होता है। किसके संरचना से, तो ये हमारा संरचना भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अक्रिय गैसों में केवल जिनॉन ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है क्यों। ये भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए वर्ग 18 में जो है कि आपको ये तत्वों रखा गया है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और जो है कि रेडॉन है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है बाबू, ये अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे कह रहा है आंसर कि अक्रिय गैसों में जेनॉन ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है क्योंकि यह ठंडा होने पर ठोस के रूप में प्राप्त होता है। जब ये ठंडा होता है बाबू, किस रूप में प्राप्त होता है, ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसका द्रवणांक जो है 46 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मतलब द्रवित जब होता है तो इसको 46 डिग्री मतलब जो है कि डिग्री लगता है, जिसपे द्रवित हो जाता है। तो देखिए, अगर हीलियम को ठंडा किया जाएगा, कितना भी ठंडा किया जाएगा तो गैस के रूप में प्राप्त होगा। नियॉन को अगर कितना भी गर्म ठंडा किया जाएगा तो वो भी गैस के रूप में प्राप्त होगा। आर्गन को कितना भी मतलब जो है कि ठंडा किया जाएगा तो वो भी गैस के रूप में, क्रिप्टन को भी तो वो भी गैस के रूप में होगा, है ना। और ये जो है कि रेडियो एक्टिव जो है कि अक्रिय गैस है, इसलिए आज भी इसको भी जब ठंडा किया जाएगा तो ये भी गैस के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन जेनॉन जो है बाबू, जब इसको ठंडा किया जाएगा तो यह ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जब यह ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा ना, तो यही जो है क्या करेगा बाबू, आपका एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करेगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन ये हुआ, यहाँ पे H3PO3 अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों जैसे व्यवहार करता है, जबकि H3PO4 ऑक्सीकारक होता है क्यों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बाबू आपको कि H3PO3 है ना, ये वाला जो है आपको H3PO3 अवकारक एवं ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है, इस दोनों रूप में व्यवहार करता है, जबकि H3PO4 ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकारक क्या ही व्यवहार करता है, ऐसा क्यों होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है आपको कि H3PO4 में केंद्रीय परमाणु P का ऑक्सीकरण संख्या 3 है, जिस कारण H3PO3 जो होता है बाबू, अवकारक और ऑक्सीकरण दोनों की तरह व्यवहार
करता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है कि यहाँ पे आपका H3PO4 में फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह सिर्फ और सिर्फ 5 होती है, जिसके कारण से वह ऑक्सीकरण का व्यवहार करता है। क्या करता है बाबू? ऑक्सीकरण का व्यवहार करता है। अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो इसको हम लोग निकाल कर देख लेते हैं कि किस तरह से जो है कि इसका व्यवहार करता है और इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है 3 कैसे मिल जाता है, इसके 5 कैसे मिल जाता है। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर लें तो यहां दिया हुआ केंद्रीय परमाणु इसका क्या है? P है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे H3PO3, इसको निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 1 होता है। और ये कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है, ठीक है। और P का केंद्रीय परमाणु हमको निकालना है, तो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं X मान लेते हैं। और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? तो ऑक्सीजन के लिए आपका जो है -2 और इंटू में कितना हो जाएगा? गुणा में 3, अब बराबर का क्या हो जाएगा? 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे 3 में 1 से गुणा तो 3 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और यहाँ 3 में 2 से गुणा तो 6 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 बराबर का 0। और ये उधर चला जाएगा, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। और ये कितना है बाबू? इसका केंद्रीय परमाणु कितना मिल गया? 3 हो गया, जिसके कारण से यह अवकारक और ऑक्सीकरण दोनों का व्यवहार करता है। और इसी चीज को हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं बाबू कि H3 और यहाँ पे आपको PO4 दिया हुआ है, इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे 1 गुणा में 3 हो जाएगा। और इसके लिए भी हम x मान लेंगे और इसको कर लेंगे हम लोग क्या चीज कि -2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। और बराबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 + x और ये हो जाएगा -8 होगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ये घट जाएगा तो हो जाएगा आपका x - 5 बराबर का 0 हो जाएगा। और x बराबर जो है ये प्लस का 5 हो गया, ठीक है ना। तो P बराबर यहाँ पे प्लस का, इसका केंद्रीय परमाणु जो है +5 में मिल गया, इसका 3 मिल गया। जब 3 मिला तो ये H3PO3 जो है आपको किसके रूप में कार्य करने लगा? तो ऑक्सीकारक और अवकारक और ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करने लगा। और इसका जो है कि फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या 5 मिल गया, जिस कारण से जो है यह ऑक्सीकारक की तरह ही व्यवहार करने लगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्रिय गैस से एक परमाणु होती है क्यों, ठीक है ना। यहाँ आंसर है कि अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या 8 होती है, जो कि स्थिरता प्रदान करती हैं, इसलिए वह किसी दूसरे तत्व से बंधन नहीं बनाता है तथा एक परमाणु होता है। ये समझना है कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है। तो इसको वर्ग 18 में रखा गया है। इसको किस में रखा गया है बाबू? तो इसको वर्ग 18 में रखा गया है ना। इसको वर्ग 18 में रखा गया है। और अक्रिय गैस हमारा कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ीनॉन है और रेडॉन है। ये 5 हमारे पास क्या है? अक्रिय गैसें हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन वही कह रहा है कि अक्रिय गैस एक परमाणु होती है, तो कारण क्या होता है? तो ये आपको बता दिए कि या तो 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसके बाहरी कक्षा में, या फिर 8 होता है। इसलिए यह जो है बाबू क्या होता है कि एक अपरमाणुक होता है। कैसे होता है? तो देखिए, आप देखे होंगे हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है बाबू? तो 2 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कैसे लिखेंगे? 1s2। देखेंगे कि बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम नियॉन का निकाल लेते हैं तो नियॉन के परमाणु संख्या कितना होगा? आप 10 करेंगे ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2 और 2p6 हो जाएगा, है ना। तो देखिए बाहरी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6 और 2 8 दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से हम किसका निकाल लेते हैं? आर्गन का निकाल लेंगे। आर्गन का कितना होता है बाबू? आर्गन का हो जाता है हमारे पास 18 होता है। तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p6 हो जाएगा, फिर 3s2 हो जाएगा और 3p6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपको, देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? तो बाहरी कक्षा में आपको
6 और 2 8 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यानी अक्रिय गैस कोई भी दिया रहेगा ना तो उसमें 2 या फिर क्या मिलेगा आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसलिए जो है कि क्या होगा, वह एक परमाणु होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन जो बनेगा ना बाहरी कक्षा में, वह सिर्फ किसका बनता है, तो हीलियम का ही बनता है। बाकी सब में जितना बनेगा 8 ही बनेगा। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। 5 नंबर दिया हुआ है आपको कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होता है। व्याख्या करना है हमको इससे, ठीक है। तो यहां हम कर लेंगे बाबू, कह रहे हैं यहाँ पे कि आयनिक ठोसों में विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। देखिए आयनों की गति करने का मतलब हो रहा है ना कि आयनिक जो ठोस होगा उसमें आयनिक आपका जो गति होगा प्लस और माइनस 2 आपको आयन होता है। इन्हीं की गति के कारण अगर ये रहेंगे तो ही जो है कि विद्युत का चालकता हो पाएगा, अगर ये नहीं रहेंगे तो विद्युत की चालकता नहीं हो पाएगा, वो ठोस हो जाएगा। परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया आपका, चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशील नगण्य हो जाती है, माने आयनिक जो गतिशीलता होती है ना वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास NaCl पे है कि Na और Cl ये आपको दिया हुआ है, तो सोडियम पे आपका प्लस आयन आ जाएगा और क्लोरीन पे माइनस आयन आ जाएगा और ये नगण्य हो जाएगा, इस पे कम हो जाएगा। तो इसे किस अवस्था में चला जाएगा, ठोस अवस्था में चला जाएगा। और जब ये ठोस अवस्था में चला जाएगा ना तो इस पे विद्युत का कोई प्रवाह नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस अवस्था में चालक नहीं हो पाएगा, मतलब विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलताएं आ जाती हैं, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं। अगर वो ठोस अवस्था में जैसे जाएगा ना तो ठोस अवस्था में जाते क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। और चालक जब बन जाता है तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये विद्युत की जो चालकताएं होती हैं ये 2 आयनों पर निर्भर करता है, प्लस और निगेटिव पे होता है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।